हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर की ही। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करा था उसमें भी हम लोग इसी चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इस चैप्टर का एक और पार्ट बच गया है जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग दूसरे वाले चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे। आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में मैं ये बता दूं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपका व्यू पूछा जाता है। जैसे अगर चैप्टर का कोई फ्रेज है या कोई स्टेटमेंट है, उस पर आपके व्यूज़ क्या हैं, राइटर का कोई व्यू होगा, उससे आप सहमत हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों पर आंसर करना होता है। तो हो सकता है कि मैंने ये जो आंसर लिखा है और आपको आंसर जो मैं बता रही हूँ वो मेरे व्यू के अनुसार हो, आपका व्यू अलग हो सकता है, तो उसके अनुसार आप आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो। ये आंसर मेरे व्यू के अनुसार है और अगर आप इसे सहमत हो तो आप इस आंसर को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेसिकली आइडिया लेने के लिए होते हैं। मुझे ऐसा, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, बहुत कम चांस होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हाँ, अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हो तो आपका पूरा चैप्टर का जो समरी हो जाता है वो क्लियर हो जाता है और आप एग्ज़ाम के आंसर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। What does Gandhi mean by this statement? Do you subscribe to his views? So basically इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोल रखा है चैप्टर के अंदर कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मीन्स गांधी जी को ये भरोसा है कि जो सिविलाइजेशन भारत ने विकसित करा है, इवॉल्व मीन विकसित करना, जो सिविलाइजेशन भारत ने विकसित करा है वो सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पराजित किए जाने वाला नहीं है। ओके, तो इस स्टेटमेंट के द्वारा गांधी जी का क्या मतलब है, इसका आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है कि क्या आप उनके व्यूज़ से, जो वो सोच रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं, उससे सहमत है। अगर आप सहमत हैं तो आप हाँ लिखो और अपने आंसर को एक दो लाइन में समझाओ, एल्स आप ना लिखो। ओके, तो यहाँ पर अब मैंने आंसर लिख रखा है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ओके, ये मैंने पहले स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा, गांधी जी मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। ओके, गांधी जी का मतलब इस स्टेटमेंट के द्वारा यह है is that Indian civilization elevates moral being while the Western civilization gives privilege to immorality. Okay? तो गांधी जी इस स्टेटमेंट के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जो इंडियन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, ऊपर उठाता है। ओके, मोरल बीइंग मीन्स मानवता। ओके, और जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या करता है, आप देख सकते हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन गिव्स प्रिविलेज टू इमोरालिटी। ओके, तो जो हमारा भारतीय सभ्यता मोरल बीइंग को ऊपर उठा रहा है, वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी को ऊपर उठा रहा है। ओके, ये हमारे भारतीय सभ्यता के जस्ट अपोजिट हुआ। ओके, मोरल बीइंग से आप ये भी बोल सकते हो कि नैतिकता। ओके, नैतिकता, अहिंसा, इन सारी चीज़ों को हमारी भारतीय सभ्यता ऊपर उठाती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को ऊपर उठाती है। इंडिया इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन बिकॉज इट फॉलोड द स्पिरिचुअल वेज वाइल द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक रोम, ग्रीस, इजिप्ट एंड चाइना एक्सेट्रा पेरिस्ड बिकॉज दे फॉलोड द वे ऑफ मेटेरियलिटी। तो इसमें ये महात्मा गांधी ये बता रहे हैं कि भारत जो है अभी भी अपने नींव पर टिका हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि इसने आध्यात्मिक रास्तों को चुना। ओके, स्पिरिचुअल वेज को चुना, इसलिए ये अपने अभी तक अपने
मजबूत नींव पर टिका हुआ है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है, जैसे कि पश्चिमी कंट्रीज़ है, देश हैं, जैसे कि रोम, ग्रीस, चाइना एक्सेट्रा, उन सारे देशों का विनाश हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटेरियलिटी जो मटेरियल वाली चीज़ें हैं उनको फॉलो करा। ओके, तो ये गांधी जी का इस स्टेटमेंट के द्वारा मतलब हुआ। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि भारतीय सभ्यता को कहीं पराजित नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को पालन करता है, नैतिकता को ऊपर उठाता है, और वो अभी तक अपने नींव पर अडिग है। क्यों? क्योंकि उसने आध्यात्मिक रास्तों को चुना है। इसलिए भारतीय सभ्यता को कहीं पर भी दुनिया में पराजित नहीं किया जा सकता। अब आता है दूसरा पार्ट इसी में। क्या आप इस स्टेटमेंट से, गांधी जी के इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, मेरे अनुसार मैं इनके व्यूज़ से सहमत हूँ। सो यस, आई सब्सक्राइब टू हिज व्यूज़। Our ancestors have tasted and found true on the anvil of experience. The privileged materiality cannot match Indian civilization that elevates the moral being. Okay? तो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, और हमें उनके एक्सपीरियंस पे भरोसा है। जो ये प्रिविलेज्ड मटेरियलिटी है, ओके, जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, वो कभी इंडियन सिविलाइजेशन को मैच नहीं कर सकता, जो कि नैतिकता को ऊपर उठाता है। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप 2x पर भी देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स and still remain unsatisfied. Okay, pick out other metaphors used in the lesson. How do these metaphors help Gandhi ji in pursuing the readers? So इसमें बोला जा रहा है कि आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको एक ये मेटाफर दिखा होगा कि we notice that the mind is a restless but the more it gets the more it wants and still remain unsatisfied. तो ऐसे ही बुक में कौन कौन से अलग अलग से मेटाफर्स हैं उनके बारे में लिखो। ओके, और वो मेटाफर गांधी जी कैसे जो भी रीडर्स हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं बुक के, उन तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में 1-2 लाइन लिखो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो आप आंसर देख सकते हो। इसके अनुसार जो भी क्वेश्चन में जो मेटाफर मेंशन है, उसके अनुसार बहुत सारे मेटाफर्स बुक में मेंशन है। तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो, बिसाइड द मेटाफर्स दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसको आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। गांधी जी हैज़ यूज्ड अ फ्यू मोर मेटाफर्स विच आर, द फर्स्ट वन इज वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड इट ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक बुक का एक सेंटेंस है जो कि एक मेटाफर है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि हमने जो हमारा भारतीय सभ्यता है, ओके, उसको हमने टेस्ट किया है कि हाँ ये सही है कि नहीं, और पाया है कि हाँ ये सही है। हमारी भारतीय सभ्यता की हम जो चीज़ फॉलो करते हैं वो सही है। हम लोग एक्सपीरियंस के अनुसार ये पाए हैं टेस्ट करने के बाद। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये बोला कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो और हम मान लिए, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कुछ दिन स्पिरिचुअलिटी फॉलो करा, और उसका जो टेस्ट आया, उसका जो रिजल्ट आया, उसके अनुसार उन्होंने पाया कि हाँ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना इज़ गुड। तो ये एक मेटाफर है। मैंने बस मेटाफर लिखा है, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। दूसरा मेटाफर है, आवर ओल्ड एंड टेस्टेड सिविलाइजेशन इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। ओके, तो हमारी जो पुरानी और जो भी टेस्ट की हुई सभ्यता है वो हमारी आशा का सीट एंकर है। ओके, अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो मेटाफर है वो है, लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर। ओके, लार्ज सिटी जो है, बड़े बड़े सिटी जो है वो एक जाल है। स्नेयर मीन्स जाल। ओके, तो ये भी आप पढ़े होंगे बुक, तो आपको मिला होगा कि जो लार्ज सिटीज़ हैं जहाँ की लोग जाकर रहना पसंद करते हैं, वो एक तरह से बहुत बड़ा जाल है। वहाँ पर
अमीरों को अमीर बनाया जाता है और गरीबों को और गरीब बनाया जाता है। ओके, पिछले वाले मेटाफर में मैंने सी टैंकर का मीनिंग नहीं बताया था, सी टैंकर ही बोल दिया था। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो इसका मीनिंग होता है कि हमारे जैसे सीट एंकर ऑफ आर हो का मतलब हुआ मुख्य आधार। ओके, तो जो भी हमारी सभ्यता है वो हमारे आशाओं का, हमारे होप का मुख्य आधार है, मुख्य बेस है। ओके, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy and the poor to be happy. What according to Gandhi ji holds key to real happiness? How does Gandhi ji define happiness? Okay? इसका मतलब कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन का भी जो स्टेटमेंट है ये बुक का स्टेटमेंट है, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी अगर खुश है तो वो धनी हो, अमीर हो, और एक आदमी अगर दुखी है तो वो गरीब हो। अक्सर देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो खुश होते हैं। गांधी जी के अनुसार रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक खुशी है, उसका की क्या है, उसका रीज़न, मेन रीज़न क्या है, उसकी चाबी क्या है। हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस? गांधी जी के अनुसार खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है? तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सेटिस्फैक्शन इज़ द की ऑफ रियल हैप्पीनेस। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी होल्ड्स की टू रियल हैप्पीनेस, इसका एक लाइन में बहुत सटीक आंसर होगा, सेटिस्फैक्शन इज़ द की टू रियल हैप्पीनेस। अगर आप संतुष्ट हो, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हो तो आप सच में खुश हो। ओके, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। पैसा और लग्जरी लाइफ किसी भी इंसान को खुश नहीं बना सकता, ये बहुत बड़ा मिथ है। गांधी जी सेड दैट हैप्पीनेस इज़ अ मेंटल कंडीशन। गांधी जी के अनुसार, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था, हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस, गांधी जी के अनुसार हैप्पीनेस जो है एक मानसिक स्थिति है। ओके, मानसिक कंडीशन है कि अगर आप खुश हो तो आप अपने दिमाग के अनुसार खुश हो सकता है आपके पास बहुत पैसे और आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है तो आप खुश नहीं हो। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिच आर ऑलवेज हैप्पी एंड द पुअर आर ऑलवेज अनहैप्पी। ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी हमेशा खुश होता है और गरीब आदमी हमेशा दुखी होता है। लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स ऑफन बिकम अ बर्डन एंड क्रिएट फिजिकल एंड मेंटल पेन। लग्जरी मतलब अमीर होना और कंफर्ट लाइफ जीना एक तरह से दिमाग और फिजिकल लाइफ में भी बर्डन क्रिएट करता है। अगर आपके पास आज आप नॉर्मल जी खा रहे हो, आपके पास आज एक कार आती है तो आप दूसरे कार को ख़रीदने के बारे में सोचोगे, जो कि एक मेंटल पेन होगा। अगर आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो कि आपके पास एक कार है, आप अच्छे से जी रहे हो, आप संतुष्ट हो तो आप खुश हो। अगर आप उसको और मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अपने दिमाग को संतुष्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप दुखी हो। बाई मल्टीप्लाइंग आवर डिज़ायर्स वी बिकम लेस एंड लेस हैप्पी। तो वो मैंने जो अभी मेंशन करा, जो एग्जांपल, कि आप अगर अपने इच्छाओं को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास एक कार आ गई, आपके पास एक घर आ गया, आप दूसरे कार और दूसरे घर का टेंशन ले रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि एक कार और एक घर के साथ आप खुश रहो, तो आप धीरे धीरे कम और कम खुश और सुखी हुए जा रहे हो। वी बिकेम लेस एंड लेस हैप्पी। दैट्स वाई आवर एंसेस्टर्स पुट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। तो इसलिए इसी कारण से, ताकि हम लोग अपने डिज़ायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे, उसी वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे इच्छाओं पर एक लिमिट सेट कर रखा था। ओके, और सेट कर रखा है कि अगर ये चीज़ हो गया तो आप इतने में संतुष्ट रहो, तभी आप खुश रह पाओगे। ओके, तो आई होप इसमें इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन में मैंने दो लाइन यूज किया है। फर्स्ट लाइन, सेटिस्फैक्शन इज़ द की ऑफ रियल हैप्पीनेस। दूसरा, गांधी जी से दैट हैप्पीनेस इज़ अ मेंटल कंडीशन। ओके, ये दोनों लाइन जो है सटीक आंसर है दोनों क्वेश्चन के पार्ट का, बट इस क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए बाकी चीज़ें ऐड की गई हैं। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड आवर एंसेस्टर फील सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस? डिड दे डू द राइट थिंग?
विल इट बी वाइज टूडे टू फॉलो आवर एंसेस्टर इन द कनेक्शन, गिव योर ऑन व्यूज़। तो इसमें भी आपका अपना व्यू पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे एंसेस्टर क्यों छोटे गाँव में रहते थे, हमारे जो पूर्वज है वो गाँव छोटे छोटे गाँव में रह के क्यों खुश थे, सेटिस्फाइड थे, क्या वो सही काम करते थे, क्या ये एक बुद्धिमानी का डिसीजन होगा अगर हम लोग आज भी अपने पूर्वजों की राह पर चले और छोटे गाँवों से खुश रहें। ओके, आपका क्या व्यू है ये बताइए। तो पहली चीज़ कि क्या हमारे एंसेस्टर सही काम करते थे, तो आवर एंसेस्टर वर नॉट हैविंग मच मोर नीड्स। हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी हमारे पूर्वजों की। दे बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनका था कि सिंपल जीवन जियो और सोच बड़ा रखो। दे न्यू दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन लार्ज सिटीज़। ओके, तो उनको पता था कि जो लार्ज सिटीज़ होते हैं, पहले हमारे पूर्वज छोटे गांव में रहते थे, लेकिन उनको पता था कि जो लार्ज सिटीज़ होते हैं वहाँ चोर होते हैं, डाकू होते हैं, और वहाँ वाइस फ्लोरिशिंग मतलब कि बुराई पनप रही होती है। ओके, लोग गलत काम करते हैं, चोरी, और पहले सिंपल गांवों में चोरी डकैती नहीं होती थी, बट वही आप देखोगे कि शहरों में हुआ करती थी। ओके, तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई द रिच मैन। और ये भी रीज़न था कि जो गरीब आदमी, क्योंकि हमारे पूर्वज जो गांव में रहते थे वो उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, वो कमाते थे, खुशी से खाते थे और कुछ थोड़ा सा पैसा बचाते थे कल के लिए। बाकी उनके पास ऐसा कोई लग्जरी लाइफ नहीं हुआ करती थी, तो उनको पता होता था अगर वो शहर में जाएंगे तो अमीर लोग गरीब लोगों को लूट लेंगे। देयरफॉर दे फेल्ट सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। और यही रीज़न है कि वो स्मॉल विलेजेस के में सेटिस्फाई महसूस किया करते थे, संतुष्ट थे अपने छोटे गांव के जीवन से। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है विल इट बी वाइज टुडे टू फॉलो आवर नो, दूसरा क्वेश्चन है डिड दे डू द राइट थिंग। सो इसमें अपना व्यू देना है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, दे डिड द राइट थिंग बिकॉज उनके टाइम पर, बिकॉज दैट टाइम द पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र होकर रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ओके, अपने खेती बाड़ी करते थे, खेती के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे और स्वतंत्र रहते थे, तो उन्होंने अपने टाइम पर सही काम किया। देयर वर नॉट मच यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशंस एज वेल एज द इनफ जॉब क्रिएशंस एट दैट टाइम। तो उस टाइम ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं था, ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, उतने सारे जॉब्स नहीं थे, तो वो अपने गांव में सही से रहते थे। वो एक सही डिसीजन था। ओके, दस इट वॉज बेटर फॉर देम टू लिव इन द विलेज। 4 यहाँ मिसिंग है, आप ऐड कर लेना। बेटर फॉर देम टू लिव इन द विलेज। ओके, तो इसलिए उनको गांव में रहना काफ़ी सही डिसीजन था, उनके लिए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल इट बी वाइज टुडे टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स इन दिस कनेक्शन। क्या इस चीज़ में हमें अपने पूर्वजों को फॉलो करना चाहिए आज के दिन में? आपका क्या व्यू है? तो मेरे अनुसार इट विल नॉट बी वाइज टुडे टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स इन दिस कनेक्शन, क्योंकि देयर इज़ नॉट गुड फैसिलिटीज़ एंड देयर इज़ नॉट गुड इन्वायरमेंट फॉर स्टडी इन द विलेजेस। तो आज के टाइम में दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो अगर हम विलेज में रहेंगे तो हमारा जो एजुकेशन है, जो कि होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज के टाइम में इस कनेक्शन में मुझे अपने एंसेस्टर को फॉलो करने का डिसीजन थोड़ा सा गलत लगता है। वी शुड मूव टू द सिटीज़ फॉर द एजुकेशन, फॉर द जॉब्स, और इसलिए इसका मैंने आंसर इस तरह से रखा है। बट अगर आप मेरे व्यू से संतुष्ट नहीं हो तो आप अपना व्यू भी यहाँ पर रख सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्कस द नेगेटिव फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, तो हमें बेसिकली बताना है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसके क्या क्या गलत चीज़ें हैं, मतलब वैसी चीज़ें, वैसे फीचर्स जो कि सही नहीं है हमारे अनुसार।
तो पहली चीज़ तो हो गई कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। ओके, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। ओके, अनदर इज मटेरियलिटी मीन्स हो गया वो वस्तु वाली चीज़ें, पदार्थ की, जैसे कार, घर, बंगला, ये सारी चीज़ों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है। इट एलिवेट्स इमोरलिटी एंड एवॉइड्स स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, दूसरा पॉइंट है, अनैतिकता को बढ़ाता है और आध्यात्मिकता को घटाता है, उसको अवॉइड करता है। अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना। द पीपल ऑफ वेस्ट हैव ट्राइड टू ब्रिंग फिजिकल कम्फर्ट्स। पश्चिम के जो लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वो शारीरिक आराम चाहते हैं, जैसे कि बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शौक, जैसे कि घर में एसी, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें। तो ये उनको ज़्यादा इन चीज़ों को वैल्यू देते हैं। दे इंडल्ज इन दियर पैशंस एंड बिकम रेस्टलेस। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, वो अपने पैशन में इंडल्ज हुए, लेकिन उतना अपने पैशन को फॉलो करने के बाद भी वो रेस्टलेस है, वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि वो अपने इच्छाओं को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर उनको आज एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ के लिए बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। उनको भगवान में, उनको स्पिरिचुअलिटी में भरोसा नहीं है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। पश्चिमी सभ्यता में मानव की जो इच्छाएं हैं उसको अनंत तक बढ़ावा दिया जाता है, एक दो बार नहीं, इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी है उधर। मीन्स आपके पास एक घर आ गया तो आपके पास दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ये जो इच्छा है वो इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती जाएगी। तो ये सारे निगेटिव फीचर्स है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। इनको आप और डिस्क्राइब कर सकते हो, मैंने मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं। ओके, तो बाकी इसके बाद भी 2 क्वेश्चंस हैं, बट मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करा क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिलेटेड है इन सारे आंसर्स से ही। तो अगर आप इन आंसर्स को देख लोगे तो आप उनका आंसर आराम से कर सकते हो। बट अगर आप नहीं कर पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उनके लिए भी कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही।